चलो लिखो कार्बन इन कंपाउंड, कार्बन लिख रहे जल्दी तेरी में कार्बन। देखो कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन इज एन एलिमेंट। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तेरी विकृति कार्बन इज एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। देखो एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। सिंपल दिखना C6 12 ऐसा। ये नीचे वाले को Z डिनोट करते हैं, Z बराबर 6, M बराबर 12। इलेक्ट्रॉनिक से 1s2 2s2 और 2p2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी 4, वैलेंसी 4। ठीक है बेटा। अब लिखो कार्बन है 2 आइसोटॉप्स, कार्बन है 2 आइसोटॉप्स C6 12 C6 14। अगला क्वेश्चन लिख के दे दो। क्वेश्चन लिखो कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट 5। कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट कॉमा वाई WH वाई। वर्सेटाइल का बैकअप लिख लो बेटा, प्रेजेंट एवरीवेयर। वर्सेटाइल को समझने के लिए वर्सेटाइल उस नेचर को कहते हैं जहाँ पे माने कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बहुत जगह प्रेजेंट रहता है, उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा होती है, उसे वर्सेटाइल नेचर या वर्सेटाइल एलिमेंट कहते हैं, है ना। तो कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट वाई। ठीक है, आंसर लिखो। ऑल लिविंग सिस्टम ब्रैकेट को ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, प्लांट etc। देखो ऑल लिविंग सिस्टम सच एज ह्यूमन बीइंग, ब्रैकेट में ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट, प्लांट etc। in this universe is made up of carbon। ठीक है, दूसरा लिखिएगा a large number of things we use in our daily life, a large number of things comma we use in our daily life made up of carbon compounds। यह लिखेगा the fuel like wood, coal, the fuel like wood वाली लकड़ी, wood, comma coal वाले कोयला, coal COL coal, LPG kerosene, natural gas etc are also LPG etc are also made up of carbon। ठीक है, देखो रीजन फॉर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एडम लिखा ना, द फ्यूल विद कार्बन कंपाउंड लिखो, खाली कार्बन नहीं, द फ्यूल विद कार्बन मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स।
ठीक है, तुमको पहले बताया था एलपीजी गैस में मुख्य कंपोनेंट कौन होते हैं? मीथेन, बोलो प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8। आगे जब हाइड्रोकार्बन आएंगे ना तो बता देंगे क्या कैसे होता है, क्या क्या हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो ये एलपीजी का मुख्य कंपोनेंट है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सीएनजी गैस जिससे गाड़ियां चलती है ना, उसका मुख्य कंपोनेंट है CH4। मीथेन क्या होता है? ठीक है, तो जितना भी हम डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, जो एनिमल में, यूनिवर्स में, प्लांट एनिमल बर्ड्स है, सब मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, इसलिए अब रीजन लिखो फॉर फर्टिलाइजर ऑफ रीजन कि क्या ऐसा रीजन है जिसे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, है ना। तो रीजन फॉर वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखो, पत्र लिखो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा माने 4, वैलेंसी माने संयोजकता। देखो सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, जैसे लिखो सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, since the valency of carbon is 4, so carbon is able to make compound easily. Carbon is able to make compound easily by either gaining 4 electrons or losing 4 electrons. ठीक है, देखो टेट्रा वैलेंसी लिखो, सिंस कार्बन द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, है ना, 4 को डिवाइडर को बंद करो। सो कार्बन इज एबल टू मेक कंपाउंड बाय आइदर gaining 4 electrons or losing 4 electrons. दूसरा लिखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूछ सकता है बेटा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं बेटा, याद सुनना। जैसे कि जितने भी अलग एलिमेंट्स हैं वो अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन बहुत कम करते हैं, रेयर केस में। लेकिन कार्बन में क्षमता है कि अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म कर, जैसे है ना CH4 मीथेन हो गया, 2 C में तो ब्यूटेन इथेन हो जाएगा, फिर प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन। हाँ, साइड में हाइड्रोजन भी मिलाता है, हाइड्रोजन मिला या ना मिला तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर, है ना, कंपाउंड बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अपने जैसा ही दूसरे का खोजना नहीं है। ठीक है, किस प्रॉपर्टी को कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। लिखो, समझ में आ गया ना। मैंने कार्बन है जो टेंडेंसी, मैंने कार्बन एलिमेंट के पास क्षमता है ये अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर कंपाउंड्स को इजीली बना सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को बना सकता है। आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए भी इसके कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। जितना कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे अलग अलग कंपाउंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते जाएंगे अलग अलग। ठीक है, लिखो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। देखो, इट इज द प्रॉपर्टी by which carbon has to tendency कार्बन लिखो, कार्बन एटम लिखो, कार्बन एटम हैज टू टेंडेंसी to combine with other carbon atom, other carbon atoms and make different compounds easily. ठीक है, और दूसरा मैंने बताया कार्बन क्या टेट्रा वैलेंसी। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए 4 को किसी को दे सकता है और 4 को किसी ले सकता है। देने में भी सेम अमाउंट ऑफ खर्चा होगा, है ना, और लेने में भी सेम अमाउंट ऑफ खर्चा होगा। इसलिए दोनों ऑप्शन इसके साथ खुले हुए हैं, है ना।
और दूसरा अपने जैसा दूसरे कार्बन आइटम के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। दूसरा तीसरा होता है आइसोमेरिज्म। क्या होता है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ये आइसोमेरिज्म भाई लिख लो, हम इसको बाद में पढ़ाएंगे। आईएसओ, आइसो MERISM, आइसोमेरिज्म। देखो ये क्या चीज है? आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है, क्या सुना पूछ देगा, ये सब डिटेल में पढ़ोगे 11-12 में आगे बड़े बड़े टीचर हमसे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे तुमको, हमसे उसके बारे में जानकारी दे देते हैं क्या चीज होती है ना। आइसोमेरिज्म एक ऐसी घटना है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड है, कोई भी जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम ही रहेगा, मोलिकुलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी तुम ध्यान से सुनना, NaCl किसको कहते हो? कॉमन साल्ट। ये कैसे भी रहेगा तो कॉमन साल्ट ही है ना, कैसे भी रहेगा कॉमन साल्ट ही है, काहे कि ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बना हुआ है, तो ये एक ही कंपाउंड होगा। जब भी NaCl लिख दोगे वहां पे कॉमन साल्ट ही होगा। लेकिन देखो इधर एक घटना इधर है, C4H10, C4 और C4H10 दोनों सेम ही दिख रहा है, दोनों सेम। इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। लेकिन देखो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, N ब्यूटेन, इसको बोलेंगे I ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। देखो नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र संरचना ऐसे हो जाएगा, सीधा सीधा लागू कर दीजिए, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। ठीक है, और स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए, C एक नीचे ब्रांच कर दिए, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। तो दोनों के प्रॉपर्टी तो सेम रहे, सिमिलर रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ गुण भिन्न हो जाता है। तो एक ही मोलिकुलर फार्मूला का दो कंपाउंड हो गया। तो कार्बन के साथ ए भी एक आती है, गुण है कि कार्बन है एक टेंडेंसी टू आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म उस घटना को बोलते हैं जिसमें दो कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फार्मूला रहता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, इसके कारण ये दोनों कंपाउंड सेम मोलिकुलर फार्मूला रहते हैं, भी अलग अलग कंपाउंड है। ये नॉर्मल ब्यूटेन और ये तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है, उसको आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो आइसोमेरिज्म अब आगे जाके पढ़ाएंगे, ये 10वां में तो ना पढ़ेंगे है, लेकिन आगे तो पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? है ना, एक होते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है एक और होता है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। है ना, पोजीशन समझते हो? जैसे कि देखो ध्यान से देखना, C। ठीक है, ये सब अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, शुरुआत कर रहे हो। फंक्शनल किसको कहते हैं वही नहीं समझ में आ रहा हो। एक ये बताते हैं, यहाँ पे OH एक फंक्शनल ग्रुप है। OH मतलब तो अल्कोहल। शराब पीते हो ना? नहीं पीते हो, कोई पीता होगा, नाम सुने शराब को ना, इन्हें बाइंड करते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जिसमें भी OH लगा रहेगा उससे ये होगा अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहल पे एक फंक्शनल ग्रुप है, उसका सूत्र होता है OH। क्या नाम होता है? OH। तो ये देखो एक OH तीसरा नंबर कार्बन लगा दिया, तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया, और एक इसमें OH लगा दिया, जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन हम फार्मूला को चेंज कर रहे हैं, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, जितना कार्बन और हाइड्रोजन इसमें, जितना कार्बन हाइड्रोजन दोनों में, लेकिन पोजीशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी एक ही मोलिकुलर फार्मूला रहेगा, लेकिन उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, किसी में OH हो जाएगा, किसी में CH हो जाएगा। तो OH अगर फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल हो जाएगा, CH जो फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं पोजीशन। एक पोजीशन हो गया, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, और एक मैंने चेन आइसोमेरिज्म बताया था। ये चेन आइसोमेरिज्म है, चेन अलग अलग है, एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है। तो ये आइसोमेरिज्म के कारण भी कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक होते हैं टेट्रावैलेंसी, एक होते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म, है ना। और भी आगे जो है और भी रीजन्स हो गए जिसमें कार्बन के, अब आते हैं कार्बन के बॉन्ड, है ना। देखो केमिकल बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनिक अच्छा जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक का बॉन्ड कहते हैं, है ना। इसका आगे लिखाएंगे कल, अब तुम बता दो, अभी रख तुम बता दो थोड़ा सा आगे। केमिकल बॉन्ड बंधन मैंने इसमें देखो कोई भी सब्सटेंस से लाखों करोड़ आइटम्स होते हैं, चलो कितनी तो लाखों करोड़ आइटम्स होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए ना, तो जब जुड़े हुए तो मतलब दोनों आइटम के बीच बॉन्ड है,
तो मैं तुमको उस दिन बताया था कि जो मेटल है, जैसे लोहा है, इसमें एक मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें एक मेटालिक बॉन्ड क्या है, एक मोलिकुलर फोर्स है जो एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल को पकड़ के रखता है, ठीक है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल, जैसे NaCl, एक Na मेटल है और Cl क्या है, तो जब भी मेटल नॉन मेटल आपस कंबाइन करेगा तो उसमें जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसे कहेंगे, जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करेगा या तो, जैसे Na पे 2 8 1 हो गया ना, Cl क्या हो गया 2 8 7, तो ये एकदम सही थे या खत्म हो गया और ये 8 हो गया, तो ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें इस एक इलेक्ट्रॉन पर इसका कोई अधिकार अब नहीं रह गया, डायरेक्टली उसका हो गया। तो वैसे बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। ये किसमें बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल किसे कहते हैं, पहले बता देता हूं। और जब भी नॉन मेटल में बॉन्ड जो बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो अगले क्लास में हम केमिकल बॉन्ड के बारे में बताएंगे जो डिफरेंट आइटम्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन बॉन्ड, एक मेटालिक बॉन्ड जिसकी चर्चा नहीं होगी, है ना, वो एक प्रकार का फोर्स है मेरे अनुसार से। और दूसरा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। कौन कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन को आइदर गेन या लूज करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, समझ गए ना। एक दूसरा ही हुआ, पढ़ने का बॉन्ड में 2 आया होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने को आएगा, वो तो मेटालिक बॉन्ड एक इंडिविजुअल फोर्स है, ठीक है, इसलिए उसकी चर्चा बॉन्ड में नहीं होगी। बॉन्ड शब्द में क्या हो गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दोनों एक सेम नाम है, दोनों एक ही नाम है। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, क्या बॉन्ड, जो कार्बन और कार्बन के बीच में या कोई भी 2 नॉनमेटल के बीच में रहेगा। और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक होता है आयनिक बंधन, एक सहसंयोजक बंधन और एक उप सहसंयोजक बंधन। तो तीनों बॉन्ड की चर्चा हम करेंगे एक दिन और बताया बेटा, तो कल इसको बेटा आपसे लिखा देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, शेयरिंग मतलब वो इलेक्ट्रॉन मेरा लिए भी और इलेक्ट्रॉन, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हमको BMW का नाम सुने, BMW एक गाड़ी है ना, BMW का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है ना। सबसे सस्ता कार इंडिया में रहती है तो किस कंपनी का है, सबसे सस्ता कंपनी इंडिया में बनाती है, सबसे सस्ता अच्छा, खाली सस्ता ही नहीं है, मारुति सुजुकी का कार बहुत अच्छा भी होता है, बहुत कम मेंटेनेंस करती है और आसानी से चलती है, स्पीड भी मिला मिला उतना ही है। तो BMW की कार महंगी कार है, हमको BMW खरीदना है, तो हम गए तुम्हारे पास, ठीक है, कि देखिए मेरे पास 15 लाख रुपया है, तो 20-25 लाख और घट रहा है, कार खरीदना है। तो तुम क्या कहोगे कि लीजिए 25 लाख रुपया खरीद लीजिए, तो हम कहेंगे पैसा तुमको धीरे धीरे लौटा देंगे। तो वो फिर कार मेरी हो गई, क्या हो गई, उसमें उस कार में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं है। तो ये कैसा बंधन हो गया, आयनिक बंधन। और बंधन डायरेक्टली तुमने पैसा दे दिया और वो मेरा हो गया, ठीक है, पैसा बाद में नबी लौटाएंगे लौटाएंगे बात की बात है, लेकिन वो फिर कार में किसका अधिकार है। लेकिन अब तुम दूसरा तरीका से बात करो, क्या ठीक है लेना ही है तो 20 लाख हम आप दे दीजिए 20 लाख, और जब उसका गाड़ी की मेरी जरूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, और जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दोनों का अधिकार है उस कार पर। इसे कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो दिक्कत बिजनेस में देखना, बहुत सारा पार्टनरशिप पे चलता है ना, तो पार्टनरशिप वाला क्या हो गया, कोवैलेंट, है ना। तो इसी बॉन्ड के बारे में चर्चा हम करेंगे। और इसमें एक वैज्ञानिक थे लेविस, उसने डॉट के माध्यम से, डॉट एस्टर के माध्यम से बॉन्ड को बढ़िया से डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, कार्बन कंपाउंड में आवाज हो सकम एक थे, है ना, इसमें एक पढ़ने का रहेगा वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स, है ना, जैव ऊर्जा सिद्धांत या जैव शक्ति सिद्धांत। तो वाइटल फोर्स थ्योरी शायद पता नहीं हटा दिया या है, लेकिन बताते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी एक ब्राजीलियंस के द्वारा दिया हुआ एक स्टेटमेंट था, है ना, पूछ देगा व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, है ना। तो वाइटल फोर्स थ्योरी पूछेगा तो कहेंगे ब्राजीलियंस स्टेट्स दैट, ब्राजीलियंस ने बताया था कि जितना भी लिविंग थिंग का निर्माण, क्या सुना, जितना भी लिविंग थिंग का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण, है ना, लिविंग थिंग मत कहो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक कंपाउंड भी बोलेंगे। तो जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स है, इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से हो सकता है, आइदर प्लांट या एनिमल्स। दूसरे भाषा में कहें तो
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा ही, कभी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के द्वारा या लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण में एक माइस्ट्रियस फोर्स लगती है, एक रहस्यमयी ताकत का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर रहस्यमयी ताकत का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण नहीं होगा। एक आवाज मत दो, ये किधर करना था? ब्राजीलियस का कहना था। और दिस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। हिंदी बोला, अब इंग्लिश बोलते हैं। According to this theory, Brazilis said that the organic compounds always produce from the living things, either plant or animals. It means that the production of the organic compounds is always from the organic compounds. It cannot be prepared in the laboratory by other means, by inorganic substance. ठीक है? अब तुम देखो सेव, देखो सेव, एप्पल, बताओ एप्पल को लेबोरेटरी बना दोगे? बनेगा क्या? बताओ उसमें एक रहस्यमयी ताकत लगती है कि नहीं लगती है? सेव के पेड़ में सेव उसी डिजाइन का उसी का अपने आप हो जाता है। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, सेम नक्शा डिजाइन सब। एक क्या है? एक माइस्ट्रियस फोर्स है ना, इसी को तो चमत्कार कहते हैं। बताओ तो कैसे तुम अपने मन से लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो? अभी तक साइंस उतना पहुंच नहीं पाया है। अंडा वंडा भले बना लेता है मशीन उसी से, लेकिन अभी तक उस तरीका से नहीं कि आदमी को डायरेक्टली हुआ आदमी बना दे, है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो ये इसका कहना था। और इस थ्योरी को गलत साबित किया बेटा इन्हीं का एक शिष्य, ब्राजीलियस का एक शिष्य था, उसका नाम था फ्रेडरिक बोहलर, है ना। उसने इस थ्योरी को गलत साबित किया और उसने पहली बार इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना दिया था। और उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का नाम था यूरिया। क्या नाम था? यूरिया, जिसे हम खेत में डालते हैं बेटा नाइट्रोजन के लिए। और क्या होता है यूरिया का? पता नहीं, तो नाम यूरिया का है क्या बेटा? नहीं पता, अच्छी बात है। देखो CONH2 होल 2 ये खेत में डालते हैं जो यूरिया का सूत्र होगा, लिख लो, है ना। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, तो दो तरीके से लिख सकते हैं, NH2 CONH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये बोले थे, अच्छी बात है। तो NH2 CONH2 इसी को दूसरे तरीके से लिख दिए, NH2 2 है ना, होल 2 कर दिया मैंने, ये यूरिया का सूत्र हो गया। तो इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अमोनियम साइनेट से बनाया था। किसे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बन पहले से अवेलेबल नहीं है, और इस अमोनियम साइनेट से लेबोरेटरी में यूरिया बनाया था। तो पहला बार फ्रेडरिक बोहलर ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का उपयोग करके एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया, और है ना, इसलिए ब्राजीलियस का जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसको उसने गलत साबित किया। अब इस बार में 2-3 और कंपाउंड का निर्माण हुआ है, जो कि कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है, उसका निर्माण लेबोरेटरी में किया गया है। ठीक है, तो आप ब्राजीलियस का थ्योरी, लेकिन मोस्टली ब्राजीलियस का थ्योरी सही है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण जनरली लिविंग थिंग से ही कर सकता है, प्लांट एंड एनिमल से, एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट ए माइस्ट्रियस फोर्स, है ना, सीक्रेट फोर्स। ठीक है, बाकी सब कल लिखा देंगे बेटा।